गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। नाज़रीन, असेंबली मुकम्मल है या नामुकम्मल, इसी बहस के दौरान दूसरी मरतबा आसिफ अली जरदारी सदर मुंतखब हो गए हैं और उनके इंतखाब के वक्त जो सूरत हाल रही वो आपने मुलाहिजा की। उसके बाद असद कैसर साहब ने ऐलान किया है कि वो अवाम की अदालत में जाएंगे और कहा यह जा रहा है कि असेंबली क्योंकि नामुकम्मल थी, क्योंकि उनको रिजर्व सीट्स नहीं मिली थी, तो उस सूरत में इस इंतखाब को नहीं मानते। और ये भी पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि जब ये फैसला हो जाएगा कि मुंतखब जो रिजर्व सीट्स पर जो अरकान आएंगे वो हमारे पास कितने लोग होंगे उसके अकॉर्डिंग फिर डिसाइड किया जाएगा और हम कोशिश करेंगे कि दोबारा इंतखाब हो। कल भी हमने इस पे बात की कि क्या ये मुमकिन है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो पीटीआई की क़यादत बयानात दे रही है, गौहर खान साहब कह रहे हैं कि उन लोगों को लाया जा रहा है जो कानूनी तौर पर ओहदों पर बैठने के अहल नहीं है। उनका इशारा किन लोगों की तरफ है, कौन ऐसा है जो अपने ओहदे पर बैठने का अहल नहीं है, इस पर भी गुफ्तगू होगी। और जरदारी साहब की जीत को क्यों अच्छा शगुन करार नहीं दिया जा रहा। और फिर जो असद कैसर साहब अवाम की अदालत में जाने का कह रहे हैं, तो क्या दोबारा से धरनों का एक सिलसिला शुरू होगा? क्या दोबारा से हम सड़कों पर एहतजाज देखेंगे? इसके साथ साथ पीटीआई की एक और ख्वाहिश का जिक्र भी करेंगे अपने दूसरे सेगमेंट में, और वो है कि मुफाहमत की बातें हो रही हैं, मुफाहमत की हक में आवाज़ें उठ रही हैं। तो सवाल पैदा होता है कि क्या तमाम एक्टर्स मामलात को सुलझाना चाहते हैं? क्या वाकई मुफाहमत चाहते हैं? क्या वाकई अब पीटीआई अपना तर्ज सियासत बदलना चाहती है? और क्या ये इंस्ट्रक्शंस बानी पीटीआई की तरफ से हैं? क्या ये इंस्ट्रक्शंस अडयाला से आई हैं? शेर अफजल मरवत कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की डील सिर्फ सियासी कुव्वतों से हो सकती है। इस बात का क्या मतलब है? क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं शेर अफजल मरवत? और फिर असद कैसर जो बार बार एक और धमकी भी दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कहते हैं कि अगर मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला बनाया गया तो फिर हमसे मुफाहमत भूल जाएं। अब मुफाहमत कोई और तो डिमांड कर नहीं रही, क्योंकि पीटीआई कर रही है, तो फिर खुद ही अपने लिए कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? और मोहसिन नकवी साहब को अगर वजीर दाखिला लगाया जाता है तो उनसे शिकायत क्या है, इसमें कबाहत क्या है, उनके लिए क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं जिसके लिए वो कह रहे हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक तरफ तो मैंडेट चोरी के नारे लगाए जाते हैं, दूसरी तरफ मिल बैठने की बात की जाती है और मुक्तदरा से बात करने की भी कहीं पर गूंज सुनाई देती है। तो इन सब के पीछे मुहर्रिकात क्या हैं? और आखिर में बात करेंगे ब्रेन ड्रेन, जो कि पाकिस्तान का एक बड़ा मसला है। नौजवानों के पाकिस्तान को छोड़ने के रुझान में इजाफा दिन ब दिन तशवीशनाक है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की रिसर्च के मुताबिक 2022 में जो लोग यूरोप गए उनकी तादाद में 57% इजाफा हुआ है और गैर यूरोपीय ममालिक में जो नौजवान गए हैं उनमें तकरीबन 48% इजाफा हो चुका है। तो लाखों ग्रेजुएट जो हर साल सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, उनके लिए जॉब क्रिएशन क्यों नहीं हो रही? क्या जो गवर्नमेंट आई है वो इस चैलेंज को आसानी से डील कर सकेगी? क्या जॉब क्रिएशन के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज बना सकेगी? और जो मुख्तलिफ ममालिक के साथ हमारे मुआहदे चल रहे होते हैं हर दौरे हुकूमत में, उनमें नौजवानों के लिए क्या ऑप्शंस रखे जाते हैं, उनको कितना एंटरटेन किया जाता है? और इस ब्रेन ड्रेन पर काबू पाने के लिए, अपने मुल्क के अंदर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए क्या किया जा सकता है? पॉसिबिलिटीज पर भी बात होगी। हमारा बहुत कॉम्पिटेंट पैनल हमारे साथ मौजूद है। मुबशर बुखारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सहाफी अकार हैं। इसके अलावा स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं हमारे साथ अनवर रजा साहब, डॉक्टर फरूख सलीम साहब मौजूद हैं, आमिर सईद अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुबशर बुखारी साहब, सबसे पहले सदर के इंतखाब की बात कहा जा रहा था कि असेंबली नामुकम्मल है क्योंकि जो रिजर्व सीट्स थी पीटीआई की वो उनको अभी तक नहीं मिली थी और इसके लिए कशमकश चल रही थी, बहस चल रही थी। इसी बहस के दौरान आसिफ अली जरदारी दोबारा से सदर मुंतखब हो गए हैं। क्या आपको लगता है कि दोबारा इंतखाब का ऑप्शन अवेल करना कोई आसान काम होगा, या उनको रिजर्व सीट्स मिल जाएंगी तो उससे कोई फर्क पड़ जाएगा? बहुत शुक्रिया साइमा। देखिए, ये जो रिजर्व सीट वाला मामला है, इसके दो पहलू हैं। एक है कानूनी पहलू और एक है जज्बाती पहलू, हमदर्दी का पहलू। हम भी कहते हैं कि जिसका जो हक है उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन कानून जो मैंने देखी है शिकें, उसके मुताबिक कानून ये कहता है चूंकि उन्होंने फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की, इसलिए उन्हें वो नशिस्तें नहीं मिली। और उसी के नतीजे में कुछ जगहों पे वो नशिस्तें, जैसे नेशनल असेंबली हो गई, सिंध असेंबली बलूचिस्तान और पंजाब, वहां पे नशिस्तें जो है वो दूसरी पार्टीज को मिल गई। अच्छा, मजे की बात यह है कि सदर का इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं, लेकिन अगर बाकी इलेक्शंस आप देखें, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, चीफ मिनिस्टर्स के इलेक्शन, वो हुए। पंजाब में नेशनल असेंबली में यही हमें शुरू में जो है अप्रोच सुनाई दिया,
यही शोर था कि जनाब हमारी रिजर्व सीटें हमें नहीं दी जा रही, इसलिए ये इलेक्शन नहीं हो रहा। लेकिन केपी में उस तरह के मामला नहीं आए। तो केपी में सारा इलेक्टोरल कॉलेज भी अपनी तरफ से पूरा है। अच्छा, अगर पूरा था, इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं था, तो फिर इलेक्शन में कम से कम बाइकआउट कर देना चाहिए था। कॉमन सेंस तो यही कहती है कि आप एक ऐसे अमल का हिस्सा क्यों बन रहे हैं जिससे आप गैर जमहूरी कहलाते हैं। मैं सुनी थात काउंसिल की बात कर रहा हूँ। तो अब मुझे जो लगता है, हमदर्दी की अगर बात करें जी, उन्हें नशिस्तें मिलनी चाहिए। अगर आप कानूनी नुकात की बात करें तो उन्हें कोर्ट में जाके लड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके उनकी ये सुनवाई हो और वहां से कुछ ऐसा ऑर्डर पास हो कि जी देखिए, मतलब ये लॉ को जरा थोड़ा सा इनको थोड़ी सी कंसेशन दे दीजिए नए सिरे से, क्योंकि अब तो तहरीक इंसाफ का इलेक्शन भी हो गया, वो कुछ जमा भी करवा रहे हैं इलेक्शन कमीशन में अपनी डिटेल्स। तो कल को हो सकता है इस तरह का कोई फैसला आ जाए जिसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हो। अच्छा, फर्ज कर लीजिए कि अगर ये नशिस्तें उन्हें तमाम दे भी दी जाए, नेशनल असेंबली की और तमाम सूबाई असेंबलीज की भी, लेकिन और दोबारा इलेक्शन का तो चांस मुझे नहीं लगता। चलिए हम बहुत सी लीगल प्रोसेस को तय करते हुए यहाँ तक पहुंच जाते हैं तो कुछ इस तरह का हुक्म आ जाए। चाहिए हाइपोथेसिस है जिसकी गुंजाइश बड़ी कम मुझे लगती है, लेकिन फिर भी हाइपोथेसिस देने में कोई हर्ज नहीं है कि जनाब ये जो नए आए हैं, ये पहले ये सीटें उन्हें दी जाए, दूसरी के जिनको किया गया उन्हें वापस भेजा जाए, और तीसरा ये कि अब इनके वोट जो है वो अचगई साहब को दे दी जाए। तो मार्जिन जितना, गैप जितना बड़ा है, मेरा ख्याल है कि वो रिजर्व सीट से भी फिल नहीं होता। तो मामला जो है वो मजीद अगर इस पे चलेंगे तो एक ही जगह रह जाती है, वो है कोर्ट्स, जहाँ पे इस मामले को खुशअस्लूबी से सेटल किया जा सकता है। और मैं ये समझता हूँ कि वही एक मुनासिब फोरम है। अदालत में मुनासिब फोरम है। अदालतों में भी अनवर साहब फिर एक मसला ये आ जाता है कि एट ए टाइम इलेक्शन कमीशन भी केसेस सुन रहा है, हाई कोर्ट्स भी सुन रही हैं, सुप्रीम कोर्ट भी सुन रही है। अगर आपने सब अदालतों को इसी तरह एंगेज रखना है तो आप डायरेक्टली मामला अपना हाईएस्ट फोरम पे लेके जाएं ताकि वो खुशअस्लूबी से निमट जाए। और दूसरी बात जो असद कैसर साहब कर रहे हैं कि इलेक्शन इसलिए गैर कानूनी है कि असेंबली नामुकम्मल थी, तो पार्टिसिपेट क्यों किया इस इलेक्शन में? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। बुखारी साहब ने ठीक कहा कि आपको अखलाकी तौर पर फिर इस इंतखाब का बाइकआउट करना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब और महमूद खान अचगई साहब के दरमियान जो वोट का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। आप ये एज्यूम कर भी लीजिए कि अगर इन्हें रिजर्व सीट्स मिल भी जाती हैं तो ये इंतखाब दोबारा होने वाला नहीं है। सूबाई असम्बली में इनकी नशिस्तें बढ़ जाएंगी, यही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, कल आसिफ अली जरदारी साहब 4 बजे ऐवान सदर में सदर के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। मुझे बताइए, प्रोसेस जो है जमहूरी वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या रह जाएगा, जिसकी निशानदेही साबिक स्पीकर असद कैसर साहब ने की है कि वो अवाम की अदालत में जाएंगे। ठीक है, आप पुरअमन एहतजाज जरूर कीजिए, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि अब आप पूरे इस जमहूरी सिस्टम का हिस्सा हैं। अब आप ये दोबारा गलती नहीं करेंगे कि आप पार्लियामेंट से या सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे देंगे। आपको पार्लियामेंट के अंदर रहकर अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। अगर आपको इस सिस्टम से कोई शिकायत है तो अदालतें मौजूद हैं, आपको फिर हाईएस्ट फोरम की तरफ जाना पड़ेगा। आप जरा गौर कीजिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जो आईनी और कानूनी जो पोजीशन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग कर रखी है। उन्होंने अगर रिजर्व सीट्स नहीं दी तो उसके खिलाफ एक फैसला आया है। वो फैसले को चैलेंज करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काम था, जो कि अभी तक उन्होंने नहीं किया। उन्हें अदालतों की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, आप पार्लियामेंट के अंदर हैं, आप आवाज़ बुलंद कीजिए। जब से पार्लियामेंट का आगाज़ हुआ है, पहले दिन से आज तक आपने देखा कि किस तरह असेंबली में शोर शराबा किया जा रहा है। ठीक है, आपका हक है। इससे यह होगा कि पार्लियामेंट के अंदर जो संजीदा गुफ्तगू है वो शायद नहीं हो पाएगी, लेकिन जो अमूर ममलिकत है उसको चलाने के लिए SIFC है, माशी सूरत को आपने आगे लेकर चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर ऐसे फैसले करेंगे कि आपने मुल्क को आगे लेकर बढ़ना है, लेकिन उन पर ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है क्योंकि वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्हें चाहिए कि वो इस माहौल को जरा काम डाउन करें। उन्हें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेकर मिनिमम एजेंडे पर जो मुल्क के लिए कौमी नेशनल एजेंडा है उसको आगे लेकर चलने की जरूरत है। लिहाजा ये जिम्मेदारी शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब पर आयद होती है और डेफिनेटली वो करेंगे भी।
दूसरी बात जो माशी फैसले हैं वो SIFC और मौजूदा हुकूमत मिलकर करेगी, वहाँ पे भी हमें ऐसी कोई रुकावट नज़र नहीं आती। हमें दिखाई जो दे रहा है वो यही है कि पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर और अदालतों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुकदमात लड़ती रहेगी और उनका हक भी है, उन्हें लड़ना भी चाहिए। दूसरी बात जो आपने कही मोहसिन नकवी साहब की, वो फिर मुफाहमत को भूल जाएंगे। देखिए उन्हें इनसे खतरा क्या है, लेट्स सपोज अगर वो आ भी जाते हैं तो इनको उनसे खतरा क्या है, आप अपना काम कीजिए। इन्हें शेयर डाला है कि अगर हम सड़कों पर निकलेंगे तो शायद हमें ताकत के जरिए रोका जाएगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब इस तरह होगा। लिहाजा इन्हें अब मुफाहमत के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो उन पर धब्बा लगा हुआ है कि ये मुफाहमत नहीं बल्कि इंतशार की सियासत करते हैं, अब उन्हें आहिस्ता आहिस्ता इस धब्बे को धोने की ज़रूरत है। यानी अभी उनका इरादा है कि वो दोबारा से सड़कों में निकलेंगे। आमिर अब्बासी साहब, आज जब सदर का इंतखाब हुआ उसमें PTI ने पार्टिसिपेट किया, उनके उम्मीदवार थे महमूद खान अचकजई साहब, जिन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। कल तक वो बहुत बुरे थे, लेकिन इस इलेक्शन के लिए वो सबसे सूटेबल कैंडिडेट थे PTI की तरफ से। अब अगर इतना ही एतराज था इस इलेक्शन पे तो पार्टिसिपेट ही क्यों किया, ये नौबत आई क्यों? बहुत ही मासूमियत से आप जब ये सवाल पूछती हैं कि मखसूस नशिस्तें और इलेक्शन में पार्टिसिपेट क्यों किया, तो उस पर तहरीक इंसाफ के लोगों से जब मैंने पूछा तो वो बहुत दिलचस्प स्टोरी सुनाते हैं। वो ये कहते हैं कि शायद लोग भूल जाते हैं कि पिछले 10 माह में हमारे साथ क्या हुआ। हम इस इलेक्शन करवाने के लिए हमें किस मराहिल से इतनी रट क्यों लगाते हैं? क्या वो भूल गए कि 2018 में क्या हुआ था दूसरी जमातों के साथ? जी बिल्कुल, ये कहते हैं कि 2018 में अगर वो ये कहते हैं कि अगर जिस तरह ये कहा जाता है कि ज्यादती हुई थी तो ये हाल उस वक्त भी नहीं हुआ था जो 2024 में हुआ है। और अगर आप PTI के जिस तरह वो बात बताते हैं, वो ये कह रहे हैं कि 10 माह में जिस तरीके से इलेक्शन पहले करवाने के लिए कितनी मुश्किलात से गुजरना पड़ा, फिर वो इलेक्शन जब अनाउंस हुआ तो उसके बाद कभी उनके पेपर्स छीन लिए जाते थे, उनका कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया जाता था, उनके कैंडिडेट्स को गिरफ्तार कर लिया जाता था, फिर वो कैंपेन नहीं कर सकते थे। इस सारी सूरत हाल के बाद फिर इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में उनको जो टर्न आउट हुआ, वोट्स मिले। अब इस इलेक्शन के बाद भी उनके जो वोट्स हैं उनको कम करने की कोशिश हो रही है काउंटिंग्स के जरिए। अब सेनेट में उनके नंबर्स कम हो जाएंगे, उनको रिजर्व सीट्स नहीं मिल रही। तो ये मेरे ख्याल में उनको भी पता है, मैं आपको बात, उनको भी पता है कि ना तो हमारा प्रेसिडेंट बन सकता था, ना हमें मखसूस नशिस्तें मिलनी थी, ना ये सारी, लेकिन वो अपने हुकूक के लिए कोशिश कर रहे हैं, अदालतों में भी जा रहे हैं, बाकी फोरम्स भी यूज कर रहे हैं। लेकिन इस 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद उन्हें बहुत गेन किया है। क्या गेन किया है? उन्हें पूरे सूबे में एक हुकूमत मिल गई है। अब उनके पास वो नो गो एरिया नहीं है, जैसे वो अगर पंजाब में या कहीं और पे कोई एक्टिविटी करते थे तो उनके ऊपर रेड होते थे। तो तीसरी मर्तबा से उनके पास है। जी बिल्कुल, इसलिए अगर आप जिस तरह 4 माह की जिस तरह निगरान हुकूमत थी वहां पे, तो उसमें उनके साथ भी वही क्रैकडाउन हुआ। अच्छा, इन सीटों पे आमिर साहब मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ कि 180 सीटें क्लेम करते हैं बैरिस्टर गौहर साहब, तो वो 180 सीटें जो उनकी थी, जो बाकी पेंडिंग है, इनको नहीं मिली, उस पे व्हाइट पेपर क्यों नहीं जारी करते? सब कहते हैं कि फॉर्म 45 हमारे पास है, वो एक ही तरह के फॉर्म उनके सारे लोग लेके घूम रहे हैं। इस पे भी मैंने वैसे खुद भी चेक किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जब उन्होंने फॉर्म 45 अपलोड किए, जो उन्हें पहले 15 दिनों में या 1 हफ्ते में कर देने चाहिए थे, वो भी उन्होंने 4 हफ्ते के बाद जब अपलोड किए, तो उसमें जो चीजें सामने आई वो भी बहुत हैरानकुन थी। कि मैंने हलीम आदिल शेख साहब का हल्का देखा कि उसमें उनके अगर 499 वोट थे तो 4 काट दिया गया, और जो MQM के कैंडिडेट थे उनको 400 वोट दे दिए गए। इसी तरीके से हर हल्के में कहीं कटिंग है, कहीं ओवर राइटिंग है, कहीं पर नताइज जो हारने वाला है उसके जो है वो जीतने वाले में शामिल कर दिए गए। इस्लामाबाद के 3 हलकों को आप देख लें, कराची के हलके देख लें, आप लाहौर के हलके देख लें, तो इलेक्शन कमीशन ने खुद जो फॉर्म 45 अपलोड किए हैं वो तमाम। लेकिन इस वक्त क्योंकि PTI टूट फूट का शिकार है, उनकी लीडरशिप जो है वो टॉप लीडरशिप जेल में है, कुछ बाहर है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है वो हो नहीं सकती। पंजाब में उन्होंने जैसे अगर किसी अपने जो कैंडिडेट्स को नॉमिनेट किया, मियां असलम इकबाल साहब, वो नहीं आ सके, उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं उनका सामना कर रहे हैं। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल में उनका इस लेवल पे भी आना, मेरा ख्याल है कि ये भी बहरहाल ये डेमोक्रेसी की वजह से और जमहूरियत की वजह से ही हुआ कि लोगों ने उन पर एतमाद किया और वोट दिया, और फिर वो अपनी हुकूमत बना रहे हैं। अब एक इलाका या एक हल्का या एक सूबा उनके पास है कि जहां पर वो अपनी सियासी एक्टिविटीज कर रहे हैं। आइंदा आने वाले दिनों में लगता है कि दोनों तरफ से थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा किया जाएगा और ये सिस्टम को आगे चलाया जाएगा। बहरहाल अगर ये लड़ाई झगड़े चलते रहे तो बहरहाल इसका नुकसान मुल्क को होगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट की तश्कील में अब आगे क्या होने वाला है? सलमा, पहली बात तो ये है कि सियासी शोर शराबा और ज़मीनी हक़ाइक़, इनमें एक तफरीक बड़ी वाज़ेह कर ली।
جی یہ فارم 45 یہ شور ہے، الیکشن میں دھاندلی ہو گئی شور ہے، الیکٹورل کالج پورا نہیں تھا، یہ سب شور مچایا جا رہا ہے۔ زمینی حقیقت کیا ہو رہی ہے؟ جی مارچ کی 4 تاریخ کو شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھا لیا، جی حقیقت۔ اس کے بعد سعودی عربیہ نے، امریکہ نے، برطانیہ نے، ترکی نے، ملیشیا نے، ایران نے، دنیا بھر نے مبارکباد دے دی۔ بالکل اس کا مطلب کہ دنیا جو ہے مان وہ رہی ہے۔ شہباز شریف کو ایز وزیر اعظم تسلیم کر رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس الیکشن کے نتیجے میں وہ وزیر اعظم بنے اس کو دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ یہ حقائق ہے، آپ شور مچاتے رہیں ٹھیک کہ دھاندلی ہو گئی، وہ فارم 45 غائب ہو گیا، اور وہ کیا ہو گیا، اور ابھی وہ الیکٹورل کالج غائب ہو گیا۔ کل حلف اٹھا لیں گے صدر صاحب بھی۔ بالکل ٹھیک وہ نمبرز کی بات کر رہے تھے، ابھی انور صاحب نے بھی ذکر کیا، مبشر صاحب نے، 411 ووٹ ہیں، نیچے 181 ہیں، 230 ووٹوں کا فرق ہے۔ آپ کتنی ریزرو سیٹیں اس میں جمع کر لیں گے اور کیا بن جائے گا؟ یہ شور ہے، ٹھیک حکومت سازی ہو رہی ہے، دنیا نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، اور ایک نیا ماڈل سلما سامنے آ رہا ہے۔ جو باتیں چل رہی ہیں اب یہ ہمیں پتا چلے گا کہ کہاں تک ان میں کتنی سچائی ہے۔ دیکھیے فورن منسٹری کے اندر کہا جا رہا ہے کہ ڈار صاحب کو عہدہ ملے گا، فورن منسٹر بنایا جائے گا، تو شاید وہ نواز شریف صاحب کی چوائس ہوگی ظاہر بات۔ ساتھ ہی ساتھ فاطمی صاحب کا نام آ رہا ہے، تو وہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے آ رہے ہیں۔ پھر جیلانی صاحب کا نام آ رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ برج ہوں گے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان۔ تو آپ سوچئے کہ فورن منسٹری کا ایک نیا ماڈل سامنے آ رہا ہے جہاں پہ ڈاکٹر صاحب یہ چوچو کا مربع ہے، کیونکہ اس میں سب کے کوئی نہ کوئی بندہ آ رہا ہے۔ یہ جی دیکھیے آپ یہ شور ضرور ہے کہ چونجو کا مربع ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ بن رہا ہے، اور اب پتہ چلے گا کہ یہ کیا ڈیلیور کر پاتا ہے یا نہیں۔ بن رہا ہے، یہ لگتا ہے ایسے۔ آپ انٹیریئر میں ابھی محسن نقوی صاحب کا ذکر ہوتا ہے، دیکھیے محسن نقوی صاحب کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک تفریق کر لیں، احتجاج اور انتشار۔ احتجاج کی اجازت ہوگی اور انتشار کی اجازت نہیں ہوگی، اور اس اصول کو امپوز کرنے کے لیے محسن نقوی صاحب کا نام سامنے آ رہا ہے، بالکل ٹھیک اور اسی حوالے سے پی ٹی آئی والے ڈر بھی رہے ہیں۔ تو احتجاج کریں، آپ شور مچائیں، آپ اسمبلی کے اندر مچائیں، باہر مچائیں، انتشار کی اجازت نہیں ہوگی۔ فائنانس منسٹری ابھی تک چیزیں واضح نہیں ہیں، لگ رہا ایسے ہی ہے، بار بار محمد اورنگزیب صاحب کا نام آ رہا ہے، تو آپ سوچئے کہ ایک ٹیکنوکریٹ جو ہیں وہ وہاں پہ آ رہے ہیں۔ تو پرانا ماڈل جو ہے اس کا وہ ختم ہو رہا ہے، ایک نیا ماڈل سامنے آ رہا ہے جس میں کلوز کولیبریشن ہے۔ 2 یا 3 بار انور صاحب نے SIFC کا ذکر کیا۔ دیکھیے جب جھگڑا ہوتا ہے کہ FBR کی اصلاحات ہونی ہے یا نہیں ہونی اور رک جاتا ہے تو معاملہ جاتا ہے SIFC کے پاس، جب PIA کی نچکاری میں معاملہ رک جاتا ہے تو معاملہ جاتا ہے SIFC کے پاس۔ تو یہ ایک نیا ماڈل ہے۔ بالکل ٹھیک عباسی صاحب کا درست ہے کہنا کہ یہ نیا ماڈل ہے، یہ کھچڑی بن رہی ہے، اب یہ اونلی ٹائم ول ٹیل کہ یہ ڈیلیور کر پاتا ہے یا نہیں۔ یہ حکومت سازی کے بعد اصل معاملہ شروع ہونا ہے جب ڈیلیوری کا وقت آنا ہے۔ دیکھیے جس کا 1500 روپے کا گیس کا بل آیا اس کا اس دفعہ 15,000 روپے کا آیا۔ بالکل ایسا حکومت کے پاس کیا فارمولا ہے؟ پچھلے سال جو آٹے کی بوری بک رہی تھی وہ آج 60% مہنگی ہے، ایک سال کے اندر 60% اپ ہے۔ بالکل حکومت کے پاس کیا فارمولا ہے؟ یہ حکومت سازی یہ ہمیں بتانا ہے، یہ جو عباسی صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ کیا یہ ڈیلیور کر پائیں گے ان چیزوں کے اوپر۔ دیکھیے چینی پچھلے سال کے برابر آج 42% مہنگی ہے چینی، تو یہی چیزیں تو آپ نے کھانی ہیں، اسینشیل چیزیں ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو حکومت سازی ہو رہی ہے، شور شرابہ ہو رہا ہے، میڈیا کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ شور شرابے کے اوپر زیادہ زور نہ دیں، زیادہ فوکس کریں حکومت سازی کے اوپر، زمینی حقائق کے اوپر، وہ جس کو کہتے ہیں لک تھرو دا نوائز۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ احتجاج تو ٹھیک ہے، انتشار نہیں ہونا چاہیے۔ بات صاحب جی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، لیکن ابھی دیکھیں ایک منسٹری کو چلانے کے لیے ہم اس سے پہلے جو نظام حکومت دیکھتے تھے اس میں ایک فیڈرل منسٹر ہوتا تھا یا ایک اسٹیٹ منسٹر ہوتا تھا۔ یہ واحد حکومت ہے، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ جس طرح 1500 والے کا بل 15,000 آ رہا ہے، آٹے کی تھیلے کی قیمت کہاں پہنچ چکی ہے، اور یہاں لوگوں کے بندے ایڈجسٹ ہو رہے ہیں کہ ایک بندہ میرا ہوگا، ایک آپ کا ہوگا، ایک اس کا ہوگا، ایک جگہ کے اوپر 3 بندے ایڈجسٹ ہو رہے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک فورن منسٹری 3 لوگ چلائیں گے، اس فورن منسٹری کا کیا حال ہوگا، جس کو اسحاق ڈار صاحب بھی چلائیں گے، وہ پہلے فائنانس بھی چلاتے رہے اور ان کی جس طرح وہ چلاتے تھے وہ بھی اس کے اوپر بھی اعتراضات ہیں۔ دوسری طرف فاطمی صاحب بھی ہوں گے، تیسری طرف جلیل عباس جیلانی صاحب بھی ہوں گے،
اور بہت سے لوگ اور بھی ہوں گے جو نظر نہیں آئیں گے, تو یہ چلے گا کیسے؟ میں تو اس پہ سوال اس کرنا کا چاہ ایک رہا اینگل ویسے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ لوگوں کی موجودگی میں زیادہ برینز یوز ہوں گے تو ایک اچھی پروڈکٹ سامنے آئے گی, کوئی اچھی پالیسی سازی بھی ہو سکتی ہے. مبشر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی مبشر صاحب. جی میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اس سے پہلے ہم نے دیکھا فارن منسٹری کا ہمارے پاس 2 پورٹ فولیوز تھے, ایک فیڈرل فارن منسٹر اور ساتھ میں اسٹیٹ منسٹر, اور وہ بھی کامیابی سے چلا. میں ریفر کر رہا ہوں پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت, بلاول بھٹو اور ہنا ربانی خان کی بات کر رہا ہوں. ابھی جو بائفرکیٹ جس طریقے سے کیا گیا ہے, عباسی صاحب نے کیا ہے غالباً, میں سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار اور طارق فاطمی دونوں جو ہیں یہ بنیادی طور پہ پی ایم ایل این کے نامینیز ہیں. جلیل عباس جیلانی صاحب کی اگر بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ڈی ایم جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ان کا نام پرپوز کیا گیا تھا, پہلے ان کا نام پرائم منسٹر کے لیے بھی اس کی لسٹ میں بھی شامل تھا, اور وہ بھی دونوں پارٹیز کی طرف سے آیا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی طرف سے. پاکستان پیپلز پارٹی کا زیادہ اس میں عمل دخل تھا. اس کے بعد جو مقتدر حلقے ہیں ان کی طرف سے بھی ان کے نام پہ ہوا, لیکن پھر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ انہیں فارن منسٹر لگا دیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ نیا تجربہ نہیں, اس سے پہلے 2013 میں میاں نواز شریف نے اب فارن منسٹری اپنے پاس رکھی تھی. طارق فاطمی صاحب اور مرحوم سرتاج عزیز صاحب ان کے ایڈوائزر کے طور پہ کام کرتے رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کنسلٹیشن کے ساتھ اس دفعہ چلے گی, کیونکہ ہمیں اب یہ بات قبول کر لینی چاہیے کہ فارن افیئرز جو ہیں, یہ ہماری فارن پالیسی ہماری پولیٹیکل فورسز کے علاوہ مقتدرہ بھی فارمولیٹ کرتی ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ وہ درمیان میں اب کنسلٹیشن زیادہ ہوگی اور ایک صاحب ہوں گے جو برج کریں گے دونوں کے درمیان. تو لیٹس گیو اٹ اے ٹرائی. یہ نیا تجربہ شاید ہوگا, لیکن میرا خیال ہے کہ اچھا ہو سکتا ہے یہ تجربہ. دیکھیے معیشت کے حوالے سے میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جتنے پرابلمز اس وقت پاکستان فیس کر رہا ہے اور جتنے گہرے ہیں, جتنے گھنونے ہیں, جتنے زیادہ برینز ہوں گے, ساری جماعتیں اگر اکٹھی بیٹھ جائیں, خدا کرے کہ پی ٹی آئی بھی رضامند ہو جائے اور سارے مل کے پرابلمز حل کرنے کی کوشش کریں, تو شاید کوئی بہتر سولوشن سامنے آ جائے. بالکل ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پی ٹی آئی کے پالیسی شفٹ کی بات کرتے ہیں. جو ہم دیکھ رہے ہیں مفاہمت کی جو باتیں ہو رہی ہیں ان میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی پاسبلٹیز ان کے لیے موجود ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پی ٹی آئی کے نیریٹو میں پالیسی شفٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں, مفاہمت کی باتیں ہو رہی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تمام ایکٹرز معاملات کو سلجھانے کے موڈ میں ہیں؟ انور صاحب دیکھیے سلمان, یہ وقت کی ضرورت بھی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کو مشکلات سے اگر نکلنا ہے اور انہیں اگر پارلیمانی نظام کا حصہ بننا ہے اور ان سختیوں سے نمٹنا ہے تو پھر انہیں مفاہمت کی سیاست کی طرف بڑھنا ہوگا. اور یہ بانی پی ٹی آئی بھی کہہ چکے ہیں کہ اب ہم مفاہمت کی سیاست کی طرف جا رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو جو ایک کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ تھا تو اس کی تائید بھی بانی چیئرمین جو پی ٹی آئی ہیں انہوں نے کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ پہلی مرتبہ انہوں نے 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ انوالو تھے ان کے بارے میں کہا تھا کہ انہیں ڈیفینیٹلی سزا ہونی چاہیے, اور یہ ایک پازیٹیو سائن تھا. اسی یہی مفاہمت کی طرف ایک پہلا قدم اگر آپ اسے کہیے تو بے جانا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان تحریک انصاف تمام 10 ماہ کی جو سختیاں ہیں اس کے بعد انہیں یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ ہم نے پارلیمان کے اندر رہ کر, اس سسٹم کے اندر رہ کر اپنی آواز بلند کرنی ہے, ہم نے عدالتوں کی طرف جانا ہے, ہم نے آئین اور قانون کے ذریعے اپنا راستہ تلاش کرنا ہے. تو یہ اچھی بات ہے ان کی جماعت کے لیے بھی, ان کی بانی جو پی ٹی آئی ہیں ان کے لیے بھی, اور سب سے بڑی بات کہ ملک کے لیے بہت بہتر ہے. تمام اگر سیاسی جماعتیں نیشنل ایجنڈے پر, قومی ایجنڈے پر متفق ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں ملک بھی آگے بڑھے گا, اور جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر جو سیاسی مفاہمت ہے وہ آگے پرویل کرے گی, بڑھے گی. اس سے ماحول بھی بہتر ہوگا اور اس کا فائدہ ملک کے ساتھ ساتھ اس عوام کو بھی ہوگا. ہم پہلے سے آپ کی چاہت ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسے ہونے ہی چلا ہے؟ میری چاہت بھی ہے اور میری خواہش بھی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ہو, اور ہونا اس لیے ضروری ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا اب سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں اور جو ان کا باڈی لینگویج دیکھی جا رہی ہے, جو گفتگو کی جا رہی ہے, اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ خود بھی چاہتے ہیں. دیکھیں نا, اب انہوں نے کے پی کے میں اگر گورنمنٹ کرنی ہے اور وفاق کے ساتھ مل کر چلنا ہے تو انہیں اس طرح کی مفاہمت کی سیاست کی طرف بڑھنا ہوگا. ادروائز پھر ان کے لیے انہیں پتہ ہے کہ ان کی گنجائش بالکل کم ہوتی جائے گی, اس لیے وہ اب دوبارہ مفاہمت کی طرف آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں کہتا ہوں کہ یہ ملک کے لیے بہتر ہے. دیکھیں نا, آپ ماضی کی حکومت کی بات کر رہے تھے 2018 کے انتخابات کی, اس
उसके बाद जब आप उनकी गवर्नमेंट देखें कि अवाम, भाई साहब कह रहे थे कि वो अपने हकूक की बात करें, अवाम के हकूक की बात किस सियासी जमात ने की है? अब तो कम अज कम ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस बात पर मुत्तफिक हों कि हमने अवाम को रिलीफ देना है और उनके राइट्स की बात करनी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि पीटीआई वाकई मुफाहमत चाहती है? देखिए, बानी जो हैं इमरान खान साहब, उनकी एक तर्ज सियासत है, उसकी बुनियाद है जिसको कहते हैं पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म की सियासत करते हैं। बिल्कुल ठीक। ब्राजील में बोल्सोनारो साहब हैं, उनके वजीर आजम, वो भी पॉपुलिज्म की सियासत करते हैं। फिलीपींस में रोड्रिगो साहब हैं, वो भी पॉपुलिज्म की सियासत करते हैं। पॉपुलिज्म की सियासत होती है अस वर्सेस देम, हम बामुकाबला सब, हम प्योर हैं, बाकी सब करप्ट हैं। ये पॉपुलिज्म की सियासत की बुनियाद है। ठीक। हम एक तरफ हैं, हमारा मुकाबला सबके साथ। ये मुकाबले की सियासत होती है, ये लड़ाई की सियासत होती है, ये इंतशार की सियासत होती है, ये मुफाहमत की सियासत नहीं होती। ठीक। इसमें मुफाहमत नहीं है। इनकी जो तो इनकी बुनियाद है वो मुफाहमत की सियासत की नहीं है। इनका नैरेटिव कॉन्ट्रडिक्टरी है। अब अगर एक स्ट्रेटेजिकली ये सोच रहे हैं कि हमें कदम पीछे उठाना है और थोड़ी देर मुफाहमत की बात करनी है, तो मुमकिन है कर सके, लेकिन जो बुनियाद है इस पार्टी की वो लड़ाई की सियासत है, वो मुकाबले की सियासत है, वो मुफाहमत की सियासत नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, वक्त के साथ साथ इंसान सीखता भी है। ये भी पॉलिटिकल पार्टी अब सीख रही हैं, उन्हें भी हालात की सख्तियों के बाद अब ये अंदाजा हुआ होगा कि हमें मुफाहमत की तरफ बढ़ना चाहिए। अनवर साहब, अगर पीटीआई की बात करते हैं, उनके लीडरों की बात करते हैं, तो उन्होंने पिछले 5 सालों में तो कुछ नहीं सीखा। पिछले 5 सालों में ऐसे हालात जो कुछ करते रहे हैं अभी तक वहीं पे डटे हुए हैं। देखिए, गंडापुर साहब को वजीर आला लगाया, क्या सीखा कुछ? क्या आप सबक, आप क्या पैगाम क्या दे रहे हैं उनको लगाने के बाद? हालांकि पंजाब में पहले एक एक्सपेरिमेंट कर चुके थे। देखिए, अमली काम जितने भी कर रहे हैं वो अभी भी लड़ाई की सियासत के कर रहे हैं, इंतजार की सियासत के कर रहे हैं। ठीक। बात शायद मुफाहमत की हो रही है। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, एक तरफ तो शेर अफजल मरवत कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की डील सिर्फ सियासी कुव्वतों से हो सकती है। इससे पहले आपने देखा होगा बड़े इंपॉर्टेंट उन्होंने 1-2 स्टेटमेंट्स दिए जिसमें डिस ऑन कर दिया आदिल राजा को और जो लोग इस तरह की बातें करते थे एंटी एस्टैब्लिशमेंट। लेकिन यहाँ पर जो डील की बातें कर रहे हैं उसमें एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र नहीं कर रहे। आपके ख्याल में इनके पास वे आउट क्या है और ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या इनको किस किस्म की डील मिल सकती है, किस किस्म का इनको फायदा हो सकता है मुस्तकबिल में? किसी किस्म का एनआरओ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये? जी देखिए, एक तो मुझे जब भी इस तरह की सियासी जमात की बात करते हैं तो मैं मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि बानी पीटीआई जिस दिन गिरफ्तार हुए उससे 2 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई उनकी रिहाइशगाह पे, और मैंने उनसे यही कहा कि जनाब, ये पॉलिटिकल फोर्सेस को बैठ के मिल के मसाइल का हल निकालना चाहिए और आपके दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उनको भी आप इस तरीके से सोचें। मैंने ये सवाल की सूरत में उन्हें सजेशन दी थी और कम से कम ये 5वीं दफे ये मौका था, तो उन्होंने कहा नहीं, इनसे मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि इनसे माजी में भी मैंने जब भी कोऑपरेट किया तो ये अपने आप को एनआरओ दे देते हैं। लेकिन अब तब्दीली हमने देखी वाज़ेह किस्म की, मसलन मौलाना फजल रहमान के पास भेजना अपने लोगों को, मौलाना साहब से बातचीत एक इंडिकेटर था। फिर महमूद अचकज़ई साहब के को अपना कैंडिडेट सदारती नॉमिनेट करना, ये एक दूसरा हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल पोस्चर उनका नजर आया। मुझे लगता है कि अभी चूंकि आसिफ जरदारी साहब जब ईवान सदर में पहुंचेंगे, और मैं बड़े वसूख से आपको ये बात कह सकता हूं कि जब ये हॉट वाटर्स में पीटीआई आई थी तो उस वक्त जो इनिशियल जो नेगोशिएशन स्टार्ट की गई थी वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से स्टार्ट की गई थी। ये मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल नो कॉन्फिडेंस के फौरी बात की, क्योंकि थोड़ा सा मार्जिन इन्हें देना चाहिए, लेकिन फिर उनकी अपनी लोगों की वजह से ही जो है वो प्रॉब्लम हो गया। हालांकि उनकी जब अटैक हुआ था तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी के लोग उनकी अयादत के लिए गए थे। तो अभी मुझे लगता है कि जेल में इंसान समझता है, सोचता है, अपनी गलतियों पे गौर करता है, और अकेलेपन में जब वो अपने आप को रिव्यू करता है तो उसे अंदाजा होता है कि उसे क्या नहीं करना चाहिए था और क्या करना चाहिए था। तो ये डेवलपमेंट्स मुझे लगता है कि ये पॉलिसी शिफ्ट है पीटीआई के अंदर। लेकिन एट द सेम टाइम जब शेर अफजल मरवत साहब ये बात कर रहे हैं कि जनाब अली
हम पॉलिटिकल फोर्सेस से बात करने को तैयार हैं। एट द सेम टाइम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक एड्रेस कर रहे हैं जिसमें वो कहते हैं जी उन्हें एक प्लॉट का पता चला है जिसको मरियम नवाज शरीफ ने मास्टरमाइंड किया है और उनके असैसिनेशन के लिए कोई बिल्कुल उन्होंने इल्जाम इंटरनेशनल लगाया। किया। उसके बाद चंदाना गुलजार की जो है वो स्टेटमेंट आ जाती है कि जनाब वो जिले शाह जो यहाँ पे ठीक। जहाँ भाग हुआ था लाहौर में उसके लिए भी मरियम नवाज का नाम, तो ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी है। मेरा ख्याल है बिल्कुल कि ठीक। इस तरह के हॉकिश स्टेटमेंट देने से बेहतर है कि वो कोर्ट में चले जाते They अगर are वो, not लेकिन clear मेरा about ख्याल है कि anything। एक तरफ से एक मैसेज आ रहा है जी हम मुफाहमत चाहते हैं दूसरी और तरफ दूसरी इल्जाम तरफ वो जो डॉक्टर साहब ने बात की ना पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स उसको भी मेंटेन रख के चलना चाह रहे हैं साथ साथ, बिल्कुल तो इस ठीक। तरह नहीं होता। बिल्कुल इस तरह ठीक नहीं है। होता। हु हैज द मैंडेट टू टॉक टू पीटीआई, मैं पूछूंगी आप मेरे बाद छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात हो रही थी पीटीआई की मुफाहमत की ख्वाहिश की, जिसके लिए वो कह रहे हैं कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तहरीक-ए-इंसाफ की डील सियासी कुव्वतों से हो सकती है। अब्बासी साहब, मैंडेट किसके पास है पीटीआई से बातचीत करने का? देखिए, बहरहाल ये बात तो दुरुस्त है कैंडिडेट कम से कम सियासी क़यादत के पास तो नहीं है। और हमेशा जब बानी पीटीआई भी बात करते थे तो वो कहते थे कि मैं सियासियों से बात इसलिए नहीं करता क्योंकि उनके इख्तियार में ही कुछ नहीं है। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब वो अगर मुफाहमत की बात कर रहे हैं तो ये खुशाइंद है, लेकिन मुफाहमत की और मुज़ाहमत की जो बात है उसका अगर ज़्यादा लंबा हम पीछे नहीं जाते, थोड़ा अगर पीछे चले जाएं तो आपको याद होगा आसिफ अली जरदारी साहब कहा करते थे कि हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे, और वो कहते थे आप 3 साल के लिए होते हैं, हम तो हमेशा यहाँ पर रहेंगे। और फिर उनको फिर वो तमाम मुकदमात का भी सामना करना पड़ा और फिर अचानक ही वो आज सदर पाकिस्तान बन गए। और यहाँ पे फिर जो नवाज शरीफ साहब हैं उनका भी ऐसा ही था। आपको याद होगा कि बड़ी अच्छी उनकी गवर्नमेंट चल रही थी, फिर अचानक ही उनकी गवर्नमेंट चली गई और पैनामा केसेस बन गए। फिर उन्होंने सख्त मुज़ाहमत का एक बयानिया अपनाया और वो बहुत आगे भी निकल गए, लेकिन नाम भी लेते रहे। लेकिन उसके बाद फिर अचानक ही फिर मुफाहमत हो गई। तो लिहाजा यहाँ पर भी जैसे बानी पीटीआई हैं तो 2018 में उनकी बहुत अच्छी मुफाहमत थी, फिर वो आज मुज़ाहमत पे चले गए, कल क्या पता फिर वो मुफाहमत पे चले जाएं। तो ये जो हमारी सियासी क़यादत है और साथ में जो ताकतवर हल्के हैं इनके दरमियान ये मुज़ाहमत और मुफाहमत चलती रहती है। लिहाजा कभी एक का नंबर आता है, कभी दूसरे का आता है। तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें अगर ये बात हुई है तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर मुफाहमत होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जिन हालात में मुल्क है वहाँ पर तमाम ही सियासी जमातें जब मिल बैठ कर इन मसाइल का हल नहीं निकालेंगी तो ये मसाइल बढ़ेंगे और इंतशार फैलेगा, अफरा तफरी होगी और जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है उसका असल शिकार गरीब होता है और वही फिर इसका असल शिकार होता है। लेकिन बहरहाल अगर पीटीआई ये बात कर रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पीटीआई साथ दूसरी बातें भी कर रही है जो अच्छी बातें नहीं है। हाँ, देखें वो साथ चलती हैं। आपको पता है कि दोनों फरीकैन की तरफ से। अब देखें, अगर हम 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद की देखें तो बहुत सी आसानियां पीटीआई के लिए भी हुई हैं। उनकी हुकूमत बन गई है, उनके लोग 9 मई के केसेस में उनकी जमानतें मंजूर हो रही हैं, दीगर केसेस भी उनके थोड़े से स्लो डाउन हो गए हैं। सो बज़ाहिर लगता है कि दोनों फरीकैन इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि शायद मुज़ाहमत जो है वो लंबा अरसा नहीं चलेगी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब अगर समझ चुके हैं कि मुज़ाहमत नहीं मुफाहमत होनी चाहिए तो शायद कुछ अरसे के बाद बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। हमारा आखिरी टॉपिक आज के प्रोग्राम का, जिसके लिए वक्त हमेशा की तरह कम बचा है, लेकिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, ब्रेन ड्रेन। नौजवान जो ग्रेजुएट होते हैं पाकिस्तान से, मुल्क में अपॉर्चुनिटीज ना होने की वजह से वो दूसरे ममालिक का रुख कर लेते हैं, दूसरे ममालिक की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। डॉक्टर साहब, नई गवर्नमेंट जो भी आई है ये पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क जाने से कैसे रोक सकती है? देखिए सलमा, हकीकत है जो आपने कहा कि नौजवान बड़ी तादाद में मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। मामला ये है कि पहले तो हम सोचें कि वो क्यों जा रहे हैं और फिर सवाल उठता है या जवाब देना चाहिए कि हुकूमत क्या कर सकती है। 2 बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह तो होती है कि मुलाजमत के मौके नहीं मिलते। आप ग्रेजुएट होकर निकले यूनिवर्सिटी से, इतने यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डर जो हैं लगभग 30-35% कहते हैं कि उनमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स। दूसरी बड़ी वजह है कि बेहतर जिंदगी की ख्वाहिश होती है, उसकी ख्वाहिश में लोग बाहर जाते हैं। अब हुकूमत क्या कर सकती है? हुकूमत ऐसे सेक्टर्स के ऊपर फोकस कर सकती है जहां पे बेशुमार नौकरियां मिलने की गुंजाइश हो, पोटेंशियल हो क्रिएशन ऑफ जॉब्स। एक तो आईटी सेक्टर जो है वो बड़ा साबित हो सकता है कि उसमें बहुत नौकरियां निकल सकती हैं और एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर बहुत नौकरियां जो हैं वो निकल सकती हैं। हमारे यहाँ ग्रेजुएट्स और जो रिक्वायरमेंट है मार्केट की उसमें एक बहुत बड़ा गैप है।
आप यूनिवर्सिटी डिग्री लेके आ जाते हैं, लेकिन इंडस्ट्री प्रैक्टिकल में एक्सपीरियंस नहीं होता। इंडस्ट्री के लिए उस किस्म की डिग्री चाहिए ही नहीं। तो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर Very important. अगर हुकूमत गौर फोकस करे, इन्वेस्टमेंट करे, ऐसी स्किल क्रिएट करे जिसकी की जरूरत है इंडस्ट्री के अंदर। बिल्कुल ठीक है। मुबशर बुखारी साहब, क्या किया जा सकता है कि नौजवानों का जो दूसरे ममालिक जाने का रुझान है उसको कम किया जा सके? देखिए, सबसे पहले तो आपको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना पड़ेंगी और वो भी उनकी रेलेवेंट फील्ड में। ठीक। और दूसरा, उनके पर्क्स ऐसे हों कि उनको अट्रैक्शन फील हो पाकिस्तान में रहने की, क्योंकि जो प्राइस हाइक है, इन्फ्लेशन जो चल रहा है, जो पर्क्स मैं आपको मतलब साइट कर सकता हूँ और कई आपके घंटे गुजर जाएंगे। मसलन मैं अगर आपको बात करूँ, ये हमारे जो ट्रैफिक वार्डन है लाहौर में ही कम से कम 25 PhD बैठे हुए हैं जो ट्रैफिक वार्डन की ड्यूटी दे रहे हैं। मैं कम से कम आपको बता रहा बहुत हूँ। इसी तरह unfortunate है एक बच्चे से मेरी बात हुई, तो वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहा था। उसकी बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री थी। उसको बैंक में जॉब मिली टेलर की, और एंड पे उसने कहा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, और वो इंग्लैंड चला गया। यहाँ कई मिसालें ऐसी हैं। मसला क्या है? मसला ये है कि जो इंजीनियर है उसके लिए इंजीनियरिंग सेक्टर में जॉब नहीं, जो बिल्कुल PhDs है उनको तदरीस के शोबे में जॉब हर नहीं। सेक्टर में हमें जॉब क्रिएशन की जरूरत है। आप मीडिया की मिसाल ले लीजिए। मैं चूंकि पढ़ाता हूँ और मुझे अंदाजा है कि हर साल हम बहुत से मेडिकल डॉक्टर्स भी टीवी पे बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। 20,000 के करीब हम स्टूडेंट जो है वो पास आउट होता है मीडिया स्टडीज में से कम मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आपके सामने, आप मुझसे बेहतर जानती हैं सलमा, कि कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज हम उनको ऑफर कर सकते हैं, और अगर ऑफर करते भी हैं तो किन हालात में। तो इसलिए ब्रेन ड्रेन होना नेचुरल है। बिल्कुल ठीक है। अनवर साहब, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि देखिए, अगर कोई नौजवान तालीम हासिल करता है तो उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो अच्छी दौलत भी कमाए और अपनी फैमिली को भी बड़ा इस्टेब्लिश करे। पाकिस्तान में ना तो जॉब अपॉर्चुनिटी है, ना सिक्योरिटी है, ना सेफ्टी है। तो पढ़े लिखे नौजवान इसलिए बाहर जाते हैं, ना सिर्फ वो खुद सेटल हों बल्कि अपनी फैमिलीज़ को भी सेटल करें। ये उनका बुनियादी हक भी है। अगर पाकिस्तान में आप जॉब क्रिएशन नहीं कर सकते तो लोग बाहर जाएंगे। इसलिए हुकूमत को तमाम सेक्टर्स, स्पेशली IT पर ज़्यादा फोकस करना होगा। अगर आप अपने हमसाया मुल्क में देखें तो $बिलियन कमा रहे हैं IT से। मैं भारत की बात कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान में भी आपको तमाम शोबों में जॉब क्रिएशन की ज़रूरत है, तभी ये लोग यहाँ पर रुकेंगे। अदरवाइज आपके नौजवान पढ़े लिखे लोग और ब्रेन जो है वो बाहर चला जाएगा और उसका फायदा भी बैरून मुल्क को होगा। देखिए, आप पूछनी है कि कैसे हम रोक सकते हैं इनको, तो किसी रस्सी से बांध के ही रोक सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि मजबूरियां हैं। लोग, कोई खुशी से परदेश नहीं जाता, कोई खुशी से अपने मुल्क को नहीं छोड़ता। आप बच्चों से बात करें, नहीं, ये जो हम चीनियों को बुला के काम पे लगा लेते हैं, प्रोजेक्ट्स देते हैं, दूसरे मुल्कों से बुलाते हैं, हम अपने लोगों को क्यों नहीं ये काम देते? हम अपने कैसे दें? हमारी प्रायोरिटीज क्या है? हमारी प्रायोरिटीज ये हैं कि हमने पुलिस को बेहतर करना है, हमने जनाब पुलिस को सिखाना है कि आपने डंडा कैसे चलाना है, हमने लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करना है, हमने पॉलिटिकल केसेस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए तमाम तरह एनर्जीज लगानी है। तो हम, बाकी तो हमारी प्रायोरिटीज ही नहीं है कि हमने बच्चों की कैसे उनके लिए जॉब्स क्रिएट करनी है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, बिलियंस ऑफ रुपीज की अभी रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने दिया, वीगो डाले खरीदे जा रहे हैं पंजाब में। जनाब DSP के पास भी वीगो डाला होगा, SP के पास भी वीगो डाले होंगे। ये हमारी प्रायोरिटीज हैं। तो हमने बच्चों के लिए क्या करना है, वहां पे ज्यादा फोकस पंजाब पुलिस या इवन बाकी पुलिस के इसके ऊपर हो रहा है कि एंटी रॉयट्स फोर्स बनानी है, हमने मुजाहिरीन को कैसे रोकना है। तो ये हमारी प्रायोरिटीज हैं। जब तक हमें प्रायोरिटीज सेट नहीं करेंगे, हमारा कभी इंटरनेट डाउन हो जाता है, कभी ट्विटर नहीं चलता, कभी फेसबुक बंद हो जाता है, तो हम ट्विटर तो वाकई नहीं चलता। ट्विटर तो वाकई नहीं इन हम मसाइल से गुजरने हैं। हम IT पे कैसे कम्पीट करेंगे, पड़ोसियों की बात के अंदर रजा साहब ने कैसे हम उनको बीट करेंगे, हमारी इंटरनल मसाइल हैं, हमें अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी होंगी और एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट भी बनाना होगा अपने नौजवानों के लिए। जॉब क्रिएशन भी बहुत जरूरी है। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। पब्लिक ओपिनियन का वक्त खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।